नमस्कार दोस्तों, मैं शाहना परवीन हाजिर हूँ आपके सामने किस्सों की पोटली के अंतर्गत एक नई रचना लेकर। सुनते हैं आज की रचना। यह कहानी हमें भेजी है आदरणीय श्री रमेश चंद्र छबीला जी ने सहारनपुर से। परिचय की बात करें तो रमेश जी का सामाजिक आक्रोश पाक्षिक समाचार पत्र 33 वर्षों से नियमित प्रकाशित हो रहा है। रमेश जी की अनेक कहानियां, लेख, व्यंग, लघु कथाएं, बाल कथाएं आदि देश की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। 4 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह तथा एक बाल कथा पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। दूरदर्शन पर एक नाटक प्रसारित, आकाशवाणी नजीबाबाद पर कहानियां प्रसारित, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अनेक कहानियां पुरस्कृत हो चुकी हैं। पुरस्कारों की यदि बात की जाए तो विभिन्न संस्थाओं द्वारा अनेक सम्मान पत्र प्राप्त हो चुके हैं। कहानी का शीर्षक है ढलता सूरज। अचानक गोपाल दास की नींद खुल गई। कमरे में नाइट बल्ब की धुंधली सी रोशनी थी। सामने दीवार घड़ी में समय देखा 12:30 बज रहे थे। आज उनको जल्दी ही नींद आ गई थी। 9 बजे 2 रोटी सब्जी और उसके कुछ देर बाद 1 कप दूध पीकर सो गए थे। टीवी पर समाचार भी ना देख पाए थे। अभी अभी उनको सपना आ रहा था। सपने में पत्नी गोमती कुछ कह रही थी। क्या कह रही थी कुछ पता नहीं चल रहा था। गोमती उनके पास आती चली गई और बिस्तर के पास आकर खड़ी हो गई। तभी अचानक उनकी आंख खुल गई। उनकी दृष्टि दीवार पर लगे गोमती के फोटो पर चली गई। 3 वर्ष पूर्व गोमती जीवन मार्ग में सदा के लिए उनका साथ छोड़ चली गई थी। जीवन साथी के बिना इंसान कितना अकेला हो जाता है, वह पिछले 3 वर्षों से अनुभव कर रहे थे। दिन तो किसी तरह कट जाता था। रात को बहुत देर तक गोमती के साथ जीवन मार्ग की अनेक घटनाएं और बातें याद आती रहती थी। कुछ देर बाद गोपाल दास उठे और आंगन में बने बाथरूम की ओर पेशाब करने के लिए जाने लगे। बराबर के कमरे से बेटे नवीन और बहू अनीता की बातों की आवाजें सुनाई दे रही थी। टीवी पर कोई सीरियल बहुत कम आवाज में चल रहा था। रात को देर तक जागते हैं और सुबह देर तक सोते रहते हैं। शादी के बाद कुछ वर्षों तक तो ऐसा ही होता है। जब उनकी शादी हुई थी तो गोमती से बातें करते करते समय का पता ही नहीं चलता था। गोपाल दास बाथरूम से लौटकर आ रहे थे। कमरे से अनीता का स्वर सुनकर ठिठक गए। अनीता कह रही थी, पापा की कब तक सेवा करनी पड़ेगी? मैं तो पापा से बहुत तंग आ चुकी हूँ। क्यों, क्या हुआ? नवीन ने पूछा। होना क्या, बस जब देखो कुछ ना कुछ बताते ही रहते हैं। अनीता, मेरा कमीज पाजामा देना, मेरा स्वेटर, टोपा या मफलर नहीं मिल रहा है, काली पैंट का कुछ पता नहीं चल रहा है। कभी यह कह देना और कभी वह कह देना। इतना तो तुम भी नहीं कहते जितना पापा कहते रहते हैं। ऐसा लगता है मैं तुम्हारी नहीं उनकी ब्याहता हूँ। वह सासू माँ स्वयं तो परलोक पहुँच गई और मेरी जान को यह मुसीबत छोड़ गई। ऐसा ना कहो अनीता, पापा अभी तो कमा रहे हैं। कोई निठल्ले तो बैठे नहीं रहते। प्राइवेट कंपनी में रोजाना ड्यूटी पर जाते हैं। रिटायर होने के बाद काफी रुपया मिलेगा। पापा के पास नकद और बैंक बैलेंस और यह मकान भी तो है। उसके बाद यह सब हमारा होगा। हमारा नहीं, उसमें तो तुम्हारे बड़े भाई और भाभी भी आधा हिस्सा लेने आ जाएंगे और यहाँ से 500 किलोमीटर दूर नौकरी कर रहे हैं। पिछले 4 साल में 3 बार ही आए हैं। सासू माँ के मरने और 13वीं पर और फिर हमारी शादी पर बस फोन पर हाल चाल पूछ लेते हैं कि पापा कैसे हैं। कभी यह भी कहा है कि इस मुसीबत को कुछ दिनों के लिए यहाँ भी भेज दो। हारी बीमारी में सेवा करने के लिए हम और आधा माल हड़पने के लिए वह एकदम आ जाएंगे। अभी पापा नहीं जाने वाले। सुबह योगासन करते हैं। उनको कोई ऐसी बीमारी भी नहीं है जो कि जानलेवा हो। नवीन का कोई स्वर ना निकला। पिछले साल पापा वाराणसी गए थे। वहां से लौट कर आ रहे थे तो ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था। बहुत लोग मारे गए थे पर पापा को खरोच तक नहीं आई थी।
यदि उस एक्सीडेंट में पापा भी ऊपर पहुंच जाते तो मुझे इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता, अनीता ने कहा था। सरकार से लाखों रुपया मुआवजा भी मिलता, नवीन का स्वर था। सुनते ही हतप्रभ रह गए गोपाल दास। गरम गरम शीशा पिघल कर कानों से होकर हृदय में चुभता चला गया, मानो शरीर की सारी शक्ति निकल गई हो। 5-7 कदम चलना भी कठिन हो रहा था। गोपाल दास कमरे में बिस्तर पर कटे पेड़ की तरह गिर पड़े और किसी घायल पंछी की तरह तड़पने लगे। बार बार नवीन और अनीता के शब्द हृदय को छलनी कर रहे थे। वह मुसीबत बन गए हैं, वह बोझ बन गए हैं। क्या वास्तव में वह ऐसा बोझ बन गए हैं जो बेटा बहू उससे छुटकारा पाना चाहते हैं? दोनों उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जबकि हर माँ बाप अपनी औलाद की लंबी आयु चाहते हैं। उनसे नफरत की जाने लगी है, पर अभी तो वह कमा रहे हैं, नौकरी पर है, उनके पास बहुत कुछ है। तब यह हाल है बेटे और बहू का। गोपाल दास ने गोमती के फोटो की ओर देखा और स्मृतियों की गहरी धुंध में खोते चले गए। शादी के 2 साल बाद जब पहले बेटे विनय का जन्म हुआ था तो उनको और गोमती को बहुत प्रसन्नता हुई थी। अम्मा की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। 3 साल बाद जब दूसरे बेटे नवीन ने जन्म लिया तो माँ ने प्रसन्न होकर कहा था, गोपाल, भगवान ने मेरी सुन ली, अब तेरे पास राम और लखन की जोड़ी हो गई है। देखना बड़े होकर ये दोनों तेरी कितनी सेवा करेंगे। यह तो समय ही बताएगा अम्मा। अरे समय क्या बताएगा, मैं कह रही हूँ ना, तुम दोनों भी तो मेरी कितनी सेवा करते हो। सुनकर वह और गोमती मुस्कुरा दिए थे। वह अपने दोनों बेटों को सदा खुश देखना चाहते थे। बेटे जो भी मांगते या चाहते उनकी इच्छा पूरी कर देते थे। वह चाहते थे कि संसार की सारी खुशियाँ अपनी आंखों के इन दोनों तारों की झोलियों में भर दे। देखते ही देखते वैवाहिक जीवन के कई वर्ष व्यतीत हो गए। उन दोनों के विवाह की इच्छा मन में लिए अम्मा ने सदा के लिए नेत्र बंद कर लिए थे। एक रात गोमती ने कहा था, अब जरा उम्र का भी ख्याल किया करो, बच्चे बड़े हो गए हैं। तो क्या हुआ गोमती, क्या बच्चे तुम्हें मुझसे प्रेम करने को रोकते हैं या मैं बूढ़ा हो गया हूँ? उसने कहा, मैं आपको बूढ़ा नहीं कह रही हूँ, मेरा मतलब है विनय जवान हो गया है, बहुत प्रेम से गोमती ने कहा था। तो हो जाने दो, नौकरी मिलते ही उसकी शादी कर दूंगा। नवीन तो अभी पढ़ रहा है, जब इन दोनों की शादी हो जाएगी तो फिर हम दोनों 1 महीने के लिए घूमने चलेंगे। जानती हो कहाँ? शिमला, मसूरी या नैनीताल। अरे वाह, तुम्हें कैसे मालूम? आपसे शादी किए 25 वर्ष होने को हैं। क्या इतने वर्ष में भी आपके मन की बात ना पहचान पाऊंगी? भाई, गोमती पत्नी हो तो तुम जैसी, बस इसी तरह हंसते मुस्कुराते जीवन मार्ग में साथ देती रहना। मुझसे पहले ना चली जाना, तुम बिन अकेला नहीं रह पाऊंगा। अकेले रहने की आदत नहीं है ना मुझे। कहते कहते उसका स्वर उदास हो गया था। मैं कहीं जा रही हूँ क्या? आप भी किन बातों में उलझ गए? गोमती मुस्कुराकर बोली थी। विनय को सरकारी नौकरी मिल गई। कुछ महीने बाद ही उसकी शादी सुमन से कर दी गई थी। विनय का स्थानांतरण आगरा हो गया। नवीन को भी एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई थी। नवीन की भी शादी करा दी गई। बहू के रूप में अनीता ने घर में प्रवेश किया था। एक दिन गोमती भी जीवन मार्ग में सदा के लिए साथ छोड़कर चली गई थी। घर परिवार होते हुए भी वह अकेले हो गए थे। उनको गोमती की बहुत याद आती थी। कभी कभी तो पूरी रात आंखों ही आंखों में कट जाती थी। नींद नहीं आती थी। कमरे में लगे हुए गोमती के फोटो की तरफ एकटक देखते रहते थे। शुरू में तो नवीन और अनीता उनकी खूब सेवा करते थे। वह जिस चीज की इच्छा करते उनके सामने आ जाती। उनको खाने में क्या खाना है पूछ लिया जाता था। सुबह नाश्ते में पराठे, पकौड़े, ब्रेड, इडली, ढोकला आदि में से कुछ भी मिल जाता था। रविवार छुट्टी का दिन होता, कचौड़ी, आलू और कद्दू की सब्जी और बूंदी का रायता बनाया जाता था। पहले गोमती थी तो यह सब बनाया करती थी। वह प्रातः नाश्ता करने के बाद ऑफिस चले जाते। शाम को ऑफिस से लौटते तो अनीता से कह देते कि 1 कप चाय बना देना। कमरे में कुछ देर आराम करते, चाय पीते, समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़ते। साहित्य पढ़ने का उनको बहुत शौक रहा है। अब उनको लगने लगा कि गोमती के बिना वह कितने अकेले हो गए हैं। नवीन और अनीता में भी बदलाव सा आने लगा है।
अब उनके खान पान का ध्यान नहीं रखा जाता। जो उन दोनों के मन में आता है खाने में बना लेते हैं। इच्छा ना होते हुए भी खाना पड़ता है। ना खाएं तो क्या करें, भूखे रहकर तो शरीर साथ नहीं देगा ना। लगभग 2 महीने पहले रविवार को जब कचौड़ी आदि ना बनी तो उसने सोचा कि शायद अनीता भूल गई होगी, परंतु जब अगले रविवार को भी कचौड़ी नहीं बनी तो उसने टोक दिया था, अनीता आज तो रविवार है, तुमने आज भी कचौड़ी नहीं बनाई। ये पूरी कचौड़ी पराठे आदि बहुत नुकसान देते हैं पापा। अनीता ने फटाक से उत्तर दिया था। किसे नुकसान देते हैं, उसने पूछा था। तभी नवीन बोला था, सभी को नुकसान देते हैं पापा। आप भी तली हुई चीजें देखभाल कर खाया करो। इस उम्र में तो वैसे भी बहुत परहेज से खाना चाहिए। यह सब खाकर यदि आप बीमार पड़ गए तो परेशानी तो हमें ही होगी ना। आप इस बारे में जरा भी नहीं सोचते। मैंने ही अनीता को मना किया था कि यह सब नहीं बनेगा। सुनकर वह नवीन की ओर देखते रह गए थे। उनके मुंह से कोई स्वर नहीं निकला था। लग रहा था कि एक ही घर की 4 दीवारी में रहते हुए बेटा और बहू उनसे दूर होते जा रहे हैं। संबंधों की दूरी बढ़ती जा रही है। शादी से पहले वह घरेलू कामों के लिए अम्मा से कहा करते थे। शादी के बाद गोमती से कहने लगे थे। अब तो आदत पड़ चुकी है। किसी भी चीज की जरूरत होती है तो वह अनीता से कह देते। वह अपने बेटे या बहू से ना कहें तो फिर किसे कहें? क्या अपना सामान पड़ोसियों से मांगेंगे? ओह, आज उनके कानों में ये शब्द कैसे पड़ गए? क्या वास्तव में वह एक बोझ बन गए हैं? औलाद माँ बाप को बोझ क्यों समझने लगती है? पर उसने तो कभी अम्मा को बोझ नहीं समझा था। ना ही कभी गोमती ने अम्मा के बारे में ऐसे कड़वे और कठोर शब्द कहे थे। नवीन ने तो यह सब देखा है, फिर नवीन भी उनको बोझ समझ बैठा है। क्यों नहीं बोल पाता अनीता के सामने कि तुम गलत कह रही हो? क्या उसने दोनों बेटों को पढ़ा लिखा कर पैरों पर खड़ा कर इसलिए दोनों की शादी की थी कि एक दिन उनको बोझ समझा जाने लगे? कानों में बार बार नवीन और अनीता के स्वर गूंज रहे थे। हृदय दुख, पीड़ा, संताप और आक्रोश से भर उठा। अभी तो जीवन का सफर बाकी है। क्या बाकी जीवन इसी तरह घृणा, उपेक्षा और तानों के बीच काटना पड़ेगा? गोपाल दास ने घड़ी की ओर देखा। 2:30 बज रहे थे। विचारों के सागर में डूबते तैरते उनको नींद आ गई। सुबह 6 बजे गोपाल दास की आंख खुल गई। रात देर तक नींद न आने के कारण सिर भारी था। स्नान आदि से निमटकर घर से बाहर जाते हुए नवीन के कमरे की ओर देखा। कमरा बंद था, शायद दोनों अभी सो रहे थे। 8 बजे अनीता उठकर जाने लगी तो नवीन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, कहाँ जा रही हो? अभी तो 8 ही बजे हैं, आज रविवार है, छुट्टी का दिन है। उठ जाती हूँ, लगता है पापा जी अभी सो रहे हैं। उठकर कहेंगे अनीता 1 कप चाय बना देना। इतनी उम्र हो गई, 1 कप चाय बनाना भी नहीं आया। बुरा सा मुंह बनाते हुए अनीता कमरे से बाहर निकली। कुछ ही क्षण बाद अनीता लौटकर आते ही बोली, पापा तो घर में है ही नहीं, दरवाजा भी खुला है, बताकर भी नहीं गए। यदि कोई घर में घुसकर सामान उठाकर ले जाता, पता नहीं इस उम्र में लोगों को क्या हो जाता है। सठिया जाते हैं, पता नहीं कब और कहाँ गए होंगे। घर में चैन से बैठ भी नहीं सकते। अपना मोबाइल भी कमरे में ही छोड़ गए हैं। अरे आ जाएंगे अपने आप। पापा कोई छोटे बच्चे थोड़े ही ना आए जो शहर की भीड़ में खो जाएंगे, नवीन ने कहा और लेटे लेटे आंखें बंद कर ली। दोपहर को लगभग 2 बजे गोपाल दास लौटे और सीधे अपने कमरे में आकर बैठ गए। नवीन और अनीता कमरे में टीवी देख रहे थे। गोपाल दास को देखते ही दोनों उनके कमरे में आए। पापा आप कहाँ चले गए थे बिना बताए? हम दोनों यहाँ परेशान हो रहे थे, मोबाइल भी यहीं छोड़ गए, नवीन ने एकदम पूछा। मैं सुलोचना के घर गया था, तुम दोनों जानते हो उसके पति की 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वह अब बिल्कुल अकेली है, सिलाई बुनाई करके जैसे तैसे गुजारा कर रही है। उसे सहारे की जरूरत थी और मेरे इस बाकी जीवन में तुम दोनों ने मुझे भी सहारे की जरूरत महसूस करा दी। गोपाल दास ने गंभीर स्वर में कहा। हमने? नवीन के मुंह से निकला। अनीता भी हतप्रभ सी उनकी ओर देख रही थी। हाँ, मैंने रात तुम दोनों की बातें सुन ली। अब जल्द ही सुलोचना इस घर में सदा के लिए आ जाएगी। तुम दोनों को मुझसे छुटकारा मिल जाएगा। अब तुम दोनों मेरा बोझ नहीं उठाओगे। मैं खाना भी वहीं से खा कर आ रहा हूँ। तुम मेरे और सुलोचना के साथ इस घर में रहना चाहोगे या अपना ट्रांसफर कराकर किसी दूसरे शहर में रहोगे? यह तुम्हारी इच्छा है, गोपाल दास ने दृढ़ स्वर में कहा। उनके चेहरे पर उपेक्षा और तिरस्कार की रेखाएं गहराती जा रही थी। नवीन और अनीता
उनसे दृष्टि नहीं मिला पा रहे थे। उनको लग रहा था कि पश्चिम में ढलता सूरज अब भी इतनी चमक लिए हुए है कि किरणों की चौंध के कारण वे कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। आशा करते हैं आपको किस्सों की पोटली से यह रचना पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपका हमारे कार्यक्रम से संबंधित कोई भी सवाल या फिर सुझाव है, या आप हमारे इस कार्यक्रम में और भी कुछ देखना और सुनना चाहते हैं, तो कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।